साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की साइंस की बात करूंगा। और ये साइंस की कुल 11वीं क्लास है, लेकिन साइंस में अभी तक फिजिक्स की क्लास हो रही थी और आज से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की क्लास होगी और जीव विज्ञान में परिचय यानी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। इंट्रोडक्शन से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इंट्रोडक्शन और वर्गीकरण यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, ये इस पर बात होगी आज। तो कुल साइंस की 11वीं वीडियो और बायोलॉजी की पहली क्लास। तो इस तरह से आज से बायोलॉजी शुरू हो रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए। साइंस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप बायोलॉजी को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके पहले फिजिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जिसमें ये एमसीक्यूज़ तो हैं ही, लेकिन जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें, और प्लस कुछ नए जो कि अति संभावित प्रश्न हैं जो कि आने योग्य है परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। टॉपिक की बात करेंगे तो सारे टॉपिक जो इंट्रोडक्शन जीव विज्ञान से हैं, जो जीव विज्ञान की शाखाओं से हैं, वर्गीकरण से हैं, उससे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। जंतु विज्ञान के जनक, जीवों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन जो कि डार्विन का है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जीवों का वर्गीकरण से संबंधित। उसके बाद ये सारे, चाहे वो जेरेंटोलॉजी हो, फाइटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ये सारे जो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, उससे प्रश्न हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगी ये, खासतौर से आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की बात करें तो, जो कि 2025 में होनी है। प्रारंभ करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और पहला ही प्रश्न क्या है, जैव विकास के विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु propounded द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट? तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? डार्विन ने, या ओपेरिन ने, या लैमार्क ने, या मिलर ने? तो जब डेवलपमेंट की बात हो, विकासवाद की बात हो, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो डार्विन का विकासवाद आप जानते हैं। जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, डार्विन ने। और डार्विन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए डार्विन की, लैमार्क की, इन सब की पुस्तकों को भी ध्यान रखिएगा। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में इन्होंने ये लिखी थी। डार्विन की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का आधार क्या है? ये 3 आधार हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन है, जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। दूसरा जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएशंस। और जो तीसरी, जो कि महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इनके आधार हैं किसके? प्राकृतिक चयन के। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के एवज में कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, जो कि हमारी वीडियोज़ की विशेषताएँ होती हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा और गंभीरता से देखिएगा। और आवश्यकता पड़ने पर चित्र भी उसमें दिए गए हैं समझाने के लिए, तो आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? जो प्लांट्स भी है और एनिमल्स दोनों में आता है, ये क्या चीज़ें हैं? तो जीवाश्म, यूग्लिना, पैरामीशियम और चीमाड़, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एनेलिडा, आप देखिए, और बीच की कड़ियाँ, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी क्या है? नियोपिलाइना। सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की कड़ी क्या है? एकिडना तथा प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? ये अंडे देने वाला स्तनपाई है, याद रखिएगा। स्तनपाई यानी जो दूध पिलाने वाले हैं, अंडे नहीं देते, लेकिन ये अंडे देने वाला, इसको प्लेटिपस कहते हैं। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स।
इसको याद रखिएगा, जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। और ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। विकासवादी संबंधों का जो प्रमाण होता है ये जीवाश्म के माध्यम से मिलता है हमें, कि विकास कैसे हुआ, इसको प्रमाणित कैसे करें। तो ये जीवाश्म जो नीचे दबी हुई जो जीव हैं, जो कूड़ा कबाड़ है, वही जीवाश्म हैं जो लाखों सालों से दबे हुए हैं। तो इनसे पता चलता है कि हमारा विकास किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हुआ, एक दूसरे में क्या लिंकेज है। प्रश्न नंबर 3 है, जीव विज्ञान का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हु नेम्ड बायोलॉजी? डार्विन, अरस्तु, लैमार्क, लिनियस। देखिए, जीव विज्ञान का नामकरण जो है वो लैमार्क द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिनियस को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। अरस्तु को क्या कहा था? जंतु विज्ञान के पिता। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, लेकिन जीव विज्ञान का जब नामकरण की बात आएगा तो लैमार्क का नाम आएगा। और इसमें 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक तो लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, और टेविरेनस थे जो कि जर्मनी के थे। 1801 में इन्होंने दोनों ने मिलकर नामकरण किया इसका, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो चूँकि ऑप्शन में लैमार्क ही थे, इसलिए अकेले इनका नाम लिया गया। लिनियस कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता और वर्गीकरण यानी वर्गीकी के पिता कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, रेनाटे ग्रीना, 2 नाम एक साथ जो लिखा जाने की परंपरा है। डार्विन जो है उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसके पहले आपने देखा है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, ये क्या काम करता है, किस पर अध्ययन होता है? इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि जीवित का होता है कि मृत का होता है, तो आप बताएंगे दोनों प्रकार के अध्ययन, जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफास्टर हैं, ये दोनों को याद रखेंगे। पारिस्थितिकी क्या है? देखिए, प्रश्न आया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है जिसमें जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये पारिस्थितिकी है। नेक्स्ट है, जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? तो हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लिविंग बीइंग। तो ये देखिए, और जब मॉडर्न थ्योरी करें, आधुनिक विचारधारा जीवन की उत्पत्ति का, तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। किसको? ओपेरिन को। ओपेरिन का जो सिद्धांत है और रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत है, 1924 में दिया गया। इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की पुस्तक है, और इन्होंने आधुनिक सिद्धांत जीवन के विकास का दिया। मिलर ने इसको क्या किया? प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध कर दिया, जो कि ओपेरिन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, जब तर्कसंगत सिद्धांत की बात करें, रैशनल थ्योरी की बात करें जीवन के विकास का, तो ऑप्शन नंबर सी लैमार्क फिर से आएंगे। तो लैमार्कवाद जो कहा जाता है कि इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसे लैमार्कवाद या लैमार्क का सिद्धांत कहते थे। 1809 में दिया गया था, लेकिन पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, फिलोसॉफिक जूलॉजी। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हुआ द प्रोपाउंडर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ह्यूगो डी ब्रीज। ये हैं म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक। उत्परिवर्तन ये क्या होता है? जैव विविधता का आधारभूत स्रोत नई प्रजातियों के विकास और उनके परिभाषित परिवर्तनों के कारण हुआ है। ये किसी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई दें उसे कहा जाता है म्यूटेंट, और इसी थ्योरी को कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा प्रयोग किया गया सांध्य प्रिमोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना पर, तो इसी पर प्रयोग किया गया था, सांध्य प्रिमोज यानी आइनोथेरा लैमार्कियाना पर ये ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रयोग किया था। 7वां नंबर प्रश्न है, विशालकाय सरीसृप डायनासोर किस युग से संबंधित थे? तो ये जो रेप्टाइल डायनासोर थे ये किस युग से संबंधित थे? तो ये मेसोजोइक युग से संबंधित से थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप जुरासिक मत लगाइएगा, अक्सर लोग गलत कर देते हैं।
तो मेसोजोइक युग से थे। डायनासोर का अंत जो है वो क्रिटिसाइज युग से में हुआ था, लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व। ये हो गया 8वां प्रश्न। 7वां था। 8वां नंबर प्रश्न हुआ, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन थे? सबसे नज़दीक, सबसे हाल के पूर्वज कौन थे? लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते चले गए, विकास होता गया, अंत में पूरा आज का मनुष्य जैसे हम हैं वो हो गया। तो हु आर द रिसेंट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन? तो देखिए ये थे कौन? इसको कहते हैं क्रो मैग्नन मनुष्य जो आज है। तो ये क्रो मैग्नन, आप ये चित्र देखेंगे तो आपको ये विकास दिखाई देगा। तो आज क्रो मैग्नन है। इसके ठीक पहले होमो सैपियंस थे, ये याद रखिएगा, इसके ठीक पहले होमो सैपियंस थे। तो क्रो मैग्नन मनुष्य जो है ये होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। होमो सैपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी, और मैमथ जो है हाथी के पूर्वज थे। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, समरूप और समजात अंग ये दोनों होते हैं। देखिए, जब अंगों की मूल संरचना भिन्न हो लेकिन काम समान हो, संरचना भिन्न हो और काम समान हो, तो ये समरूप अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। और संरचना समान हो और काम भिन्न भिन्न हो तो ये समजात अंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ संरचना भिन्न है लेकिन काम समान है, जब काम समान है तो समरूप अंग हो जाएंगे। इसी से आप देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ जो है संरचना भिन्न भिन्न है, इसके ये पंख और ये पंख, दोनों पंखों की संरचना अलग अलग है लेकिन काम क्या कर रहे हैं? समान, उड़ रहे हैं, दोनों का काम उड़ना है। यहाँ देखिए संरचना समान है, आप देखेंगे तो लगभग इसके भी पैर हैं, इसके भी पैर हैं, लेकिन काम भिन्न भिन्न है। ये उछल के दौड़ता है और ये धीरे जमीन पर फुदकता है, नीचे उछलता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो समरूप अंग कहते हैं जिनके जैसे तितली के पंख, पक्षी के पंख, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, ये हैं। असमजात अंग क्या हैं? जिनकी मौलिक संरचना एक समान होती है लेकिन काम उनका भिन्न भिन्न होता है, जैसे मेढक का अग्रपाद, घोड़े का अग्रपाद, मानव का हाथ भी देखिए उसी तरह से है लेकिन काम अलग है। हाथ से खाना है, पीना है, सारा काम करना है। लेकिन जो है घोड़ा जो है चारों पैरों से चलता है, आगे के भी पैरों से, और उसी पैर से कौन क्या करता है? मेढक फुदकता है। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? देखिए ओल्डेस्ट यही है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एलगी है। तो ये माना जाता है जो जीवन के विकास की, जो जीवन की उत्पत्ति की बात है, तो सबसे पहले इसको माना जाता है। नील हरित शैवाल को समुद्र में सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की अनुमानित तो आज यदि बात करें तो ये उस समय की है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, लेकिन पृथ्वी के जीवन का उद्भव जो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ, पृथ्वी में जीवन का उद्भव, और उस समय की ये हैं नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में उपस्थित गैसें थी, कौन थी? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। ये गैसें जीवन की उत्पत्ति के पहले थी वायुमंडल में। और अनुपस्थित कौन थी? ऑक्सीजन। यदि अनुपस्थित नहीं रही होती तो जीवन आ जाता, और जब ये आई तो जीवन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावों के विषय में विज्ञान की किस शाखा द्वारा अध्ययन किया जाता है? देखिए वृद्धावस्था या अवस्था या काल के प्रभाव, ये सब विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज ओल्ड एज एंड द इफेक्ट ऑफ टाइम। इफेक्ट ऑफ टाइम वही ओल्ड एज हुआ, उम्र हुआ। तो ये जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान इसको कहते हैं। जरा माने होता है बुढ़ापा, तो जरा से जेरेंटो याद करिए, रखिएगा, ठीक है। तो जेरेंटोलॉजी यानी जरा विज्ञान, और जरा माने होता है बुढ़ापा। अब और देखिए, अब यहाँ से आप देखेंगे कि विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनमें क्या अध्ययन किया जाता है। तो ओंकोलॉजी एक कैंसर से संबंधित है। टेरेंटोलॉजी यह अप्राकृतिक रूप से विकसित मानव अंगों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी आप जानते हैं मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी एक कंकालों का अध्ययन है। और ऑप्थेल्मोलॉजी यह आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। तो ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ये चीज़ें हैं। 12वां प्रश्न है, पक्षियों से संबंधित
अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों से संबंधित अध्ययन। हर्पेटोलॉजी है उभयचरों और सरीसृपों का संबंधित। एपिग्राफी है शिलालेख। कार्टोग्राफी मानचित्र से संबंधित। और न्यूमिस्मेटिक जो है ये सिक्कों का अध्ययन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसको आप देखिए, रटना तो नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके, चाहे ऐसे बार बार यही वीडियो देखेंगे आप, कुछ चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएंगी। 13वां प्रश्न है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो ये किस पर फोकस करती है? मोड ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इनहेरिटेंस पैटर्न पर देखिए, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, ये वंशानुक्रम पर ऑप्शन नंबर बी सही है, करती है। बी नहीं, ये नहीं है, जरूर नहीं। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, आनुवंशिकी ये है जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द के प्रथम प्रयोग का जिन्होंने प्रथम प्रयोग इस शब्द का किया वो है बेटसन थे, 1906 में किया। संभरण आनुवंशिकता क्या है? अब आनुवंशिकता तो ठीक है, संभरण आनुवंशिकता है जीवों का वह मूल गुण जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में गुण संचरित होते हैं। इस पीढ़ी से आप देखेंगे कि जो पिता है उसकी तरह उसके पुत्र में भी या बेटी में भी लक्षण आ जाते हैं। तो ये क्या है? संभरण आनुवंशिकता है। वो ये जो है वही लक्षण, वही गुण हैं जो माता पिता से संतान में गुण को ट्रांसफर कर देती है। 14वां प्रश्न है, सब्जियों एवं फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सब्जियों से संबंधित, फलों से, फूलों से संबंधित को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये आपको आता भी होगा। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आप जानते भी होंगे। दो भाग इसके हैं, कौन से? एक तो खाद्य पदार्थ जिस फल सब्जी अनाज का, और दूसरे अखाद्य जिसे फूल और पौधे। तो हॉर्टिकल्चर के ये दो भाग होते हैं, खाद्य और अखाद्य। खाद्य में फल सब्जी अनाज खाने वाले, और फूल और पौधे आ गए अखाद्य में। अब देखिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और एवीकल्चर, एपी मधुमक्खी और एवी पक्षियों का पालन। तो ऐसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर आते रहते हैं परीक्षा में, ये कल्चर से संबंधित, ग्राफी से संबंधित, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, गलत न होने पाए परीक्षा में। हाँ, 15 नंबर प्रश्न है, आधी यात्रा हो चुकी है, आप लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन से संबंधित है? ये बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, पशुओं के व्यवहार से संबंधित है। तो देखिए, पशुओं के व्यवहार से इथोलॉजी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, एमेंटोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों का अध्ययन यानी कीटों का अध्ययन है। एटियोलॉजी जो है रोगों के कारण क्या है इसका अध्ययन करता है। इथमोलॉजी ये मानव जाति विज्ञान है। और मॉर्फोलॉजी जिसको आकारिकी कहते हैं, इसमें जीवन की आकृति, संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है। हाँ, 16 नंबर प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कुछ चीज़ें देखिए, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, वायरस से विषाणु, वायरोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष यानी डंडे से डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। डेस्मोलॉजी क्या है? शरीर रचना यानी जिसको एनाटॉमी कहते हैं, इसके अंतर्गत लिगामेंट जिसको स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है डेस्मोलॉजी में। और टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, टिश्यू यानी ऊतक होता है। नेक्स्ट यानी कृत्रिम माध्यम से, ये ध्यान दीजिएगा। 17वां नंबर प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, निषेचन से संबंधित है तो आप सीधे लगाएंगे क्या? भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि निषेचन से संबंधित क्रियाएं यहाँ होती हैं। तो
आनुवंशिकी की बात करेंगे तो आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करता है, ये आ चुका है। फिजियोलॉजी, फिजिक इससे संबंधित है, यानी शरीर क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। क्रमागत उन्नति क्या है? आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्षण से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर का, इस बात का अध्ययन करना। उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों में परिवर्तन आ रहे हैं, उसका क्रमागत उन्नति में किया जाता है। 18वां नंबर प्रश्न है, फाइटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइटोलॉजी जो है, फाइटोलॉजी है मानव शरीर रचना, मानव मनोविज्ञान, शुद्ध मात्रा की पौधे, पौधों की। ऑप्शन नंबर प्लांट्स का है, डी सही है। फाइटोलॉजी यानी पौधे, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान जो है ये प्राचीन ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारागाह या घास। तो याद रखिएगा, ये ग्रीक शब्द से बना है वनस्पति विज्ञान। 19 नंबर प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या है? देखिए, एडाफोलॉजी है। एग्रोबायोलॉजी जो है कृषि में पौधों का पोषण व जीवन से संबंधित है। बायो इकोलॉजी है, ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंध है, जो जीव हैं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। फाइटोपैथोलॉजी, ये पौधों के रोग और उनसे बचाव का अध्ययन करता है। देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत बारीक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको समझ आ जाएगा, याद सा हो जाएगा, रटना नहीं है। 20वां नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार से संबंधित है? तो ट्रीटमेंट ऑफ लीवर से संबंधित कौन सी है? देखिए, हेप्टोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी है, ये लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय जैसे रोगों का अध्ययन करने के लिए है हिप्टोलॉजी। लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियास से संबंधित। हेल्कोलॉजी अल्सर से संबंधित है। और जेरिएट्रिक्स जो है ये बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। जेरिएट्रिक्स वही जरा विज्ञान से संबंधित, यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल। 21 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 4 और बचेंगे। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी? अब वर्गीकरण आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, तो क्या होगा? वर्गीकरण विज्ञान आएगा, जिसको कहेंगे टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकी से संबंधित है। शरीर रचना विज्ञान, जिसको एनाटॉमी कहेंगे, ये शरीर की रचना और चीड़फाड़ का अध्ययन करेगी। सरोविज्ञान जो है ये नदियों, झीलों, जलप्रपातों, तालाबों, समुद्र से अलग आर्द्रभूमि का अध्ययन जो है करता है, समुद्र के अलावा। नोथोलॉजी जो है ये धार्मिक मानवीय प्रयास व ईश्वर शक्ति का अध्ययन। धार्मिक जो प्रयास है, ईश्वर की शक्ति है, इससे संबंधित जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? नोथोलॉजी। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। तो जीवन या पृथ्वी से परे जो संभावनाएं हैं, क्या संभावना है वहाँ जीवन की, ये कौन शाखा अध्ययन करती है? तो ये एक्सोबायोलॉजी, जहाँ एक्स यानी परे, बाहर का चीज़ आ जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी जो है जीवन से परे, भूमि से परे उसका जीवन का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी कवक से संबंधित होगा, माइको आया, कवक आ गया। जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी जो है ये जंतुओं और पादपों के अवशेषों का अध्ययन करती है, अवशेष से संबंधित होता है, जीवाश्म जानते हैं। और प्राइमेटोलॉजी क्या है? मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन, जैसे बंदर, वानर, वनमानुष, मानव जैसी प्रजातियां हैं उनका अध्ययन है। प्राइमेटो वैसे भी प्रिमिटिव जिसको कहते हैं। एथनोबॉटनी ये क्या है? ये वनस्पति विज्ञान की शाखा है, जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से जंतुओं और वनस्पतियों के बीच जो संबंध है उसमें एथनोबॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है 23वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद 2 और बचेंगे। तो ये मकड़ियों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स ये संबंधित है आर्कनोलॉजी से, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ और देखिए, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन।
इस तरह देखिए, ये एक बार में नहीं होगा, इसको 2-3 बार आप जब आप देखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी और स्थिर हो जाएंगी, फिर भूलेंगी नहीं। 24 नंबर प्रश्न। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन। देखिए, अभी हमने कहा कि लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव, जो पौधे, जो अन्य चीज़ें दब गए हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। तो ऐसे का अध्ययन क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है पेलियोंटोलॉजी के बीच में अध्ययन, इसके अंतर्गत अध्ययन होगा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। नृ विज्ञान, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव शास्त्र का अध्ययन करता है। औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी, ये जड़ी बूटियों का अध्ययन करता है, तो याद रखिएगा इसको। अंतिम प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी शाखा मनुष्य का अध्ययन करती है? मनुष्य का अध्ययन जब आए तो केवल कौन सी शाखा आएगी? एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान जिसको कहते हैं, यानी मनुष्य का अध्ययन करती है। ये मानव के विकास, रीति रिवाज, परंपराओं, इसका अध्ययन, इतिहास का अध्ययन करती है। आर्कियोलॉजी आप जानते हैं पुरातत्व से संबंधित विज्ञान है। एंड्रोलॉजी, ये पुरुष स्वास्थ्य, खासतौर से प्रजनन और मूत्र संबंधी जो अध्ययन है, और इसमें बांझपन और यौन रोग, यानी जो मूत्र इससे संबंधित, यौन रोगों से संबंधित है, वो एंड्रोलॉजी है। और इथियोलॉजी जो है, ये मछलियों का अध्ययन है। तो साथियों, आपने देखा कि विज्ञान के अंतर्गत जो आज ये 11वीं वीडियो थी, और वो बायोलॉजी से संबंधित आज से शुरू किया है। बायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि ये वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से विज्ञान से संबंधित बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी मैं विज्ञान के अलावा भी आपके लिए प्रारंभ कर रहा हूँ जीके जीएस। तो अभी वीडियोस कुछ ज़्यादा दिनों के अंतराल पर आ रही थी, उसके बाद अब लगातार आएंगी, और कुछ कम अंतराल पर आएगी, दो 3 दिन के अंतर्गत वीडियोज मिलेंगी। और आपको उम्मीद है कि आपको ये प्रॉफिटेबल होंगी आपके लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत ध्यान से पूरा देखते जाइए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और भगवान पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर, अपने शक्तियों पर विश्वास रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।